अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 14 मार्च 2022 बरोज पीर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत सी डेवलपमेंट हैं और बहुत ही अहम इशू हैं, और चूंकि ये इशू आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और ख़ास तौर पर इंडिया के मौजूदा हालात को, ख़ास तौर पर ये जो मैल फंक्शनिंग मिसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या उसकी रियलिटीज़ क्या है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर ख़ास तौर पर जो एशियन प्रेस में CIA मोसाद एंड रॉ ऑर्डर टू प्लॉट डिवाइस और PM इमरान खान, ये बैकग्राउंड पे आर्टिकल भी चलेगा आपके साथ, और इसको साथ जोड़ेंगे तहरीक अदम एतमाद और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की वो जो क्या है, वो हरकतुल क्या नाम है, नाम मेरे ज़हन से निकल जाता है जी, वो भी ज़िक्र करते हैं। तो वो क्या, हाँ, हरकतुल। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब से मिसाइल पे। गजनफर साहब को जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की, उन्होंने मैल फंक्शनिंग का जिक्र किया 9 का, और प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है आकर 11 तारीख। वो बहुत डेंजरस से हालात हैं, और मैं अपने आम आदमी की ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन अगर मैं छोड़ भी दूं तो आम बंदे के हवाले से 2-3 चीजें सामने आ रही हैं कि ये वाला ऐसा नहीं है, ये शो ये किया हुआ है इंडिया ने और बहाना बना रहा है। कल इसने पाकिस्तान को अंडर टारगेट रखा हुआ है, और ये कोई किसी खतरनाक मसले की, इसको मैं जोड़ूंगा भी खास तौर पर इस चीज को कि पाकिस्तान में जब ये नवाज शरीफ के खास हालात पैदा करने के हवाले से कुछ काम ऐसे जान के इंडिया करता है तो शायद इसकी सपोर्ट में निकलता है। आप दोनों बातों का मैं जवाब चाहूंगा, और मुख्तसर अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमने आज मौजू काफी रखा हुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मिसाइल पे अब बहुत सारी बात पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी कर दी है, इंडिया की तरफ से भी आ गई है। मैं थोड़ा सा उससे हटके एक आध चीज पेश करना चाहूंगा ताकि लोगों को इसकी एक्चुअल इंटेंशन का पता चल सके, क्योंकि अभी तक इसको गलती से, अभी तक इसको एक्सीडेंट से, अभी तक इसको अपना चेंज ऑफ डायरेक्शन से रिलेट किया जा रहा है। इस सिरसा से ये मिसाइल फायर हुआ था, और इसने असल में महाजन फायरिंग रेंज है, जो उनका कहते हैं कि जो इंडिया की तरफ से जो चीजें आ रही हैं कि ओरिजिनल उनका टारगेट वो था। और जब ये इंडिया के अंदर ट्रेवल कर गया तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और ये पाकिस्तान की तरफ आया, और पाकिस्तान की तरफ ये जो है इसने 124 किलोमीटर तय करके ये जाके मियाँ चुन्नू में गिरा। अब पहली बात, ये ब्रह्मोस मिसाइल था, ये जो क्रूज मिसाइल होता है, और आपको पता है जितने भी क्रूज मिसाइल हैं वो हाइपरसोनिक नहीं है, वो सुपरसोनिक है, और वो कोई अपना 2.8 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा जो है वो ट्रेवल करते हैं। अब बात ये जो मिसाइल, इसमें बड़ी ब्रीफ सी ये बात करूंगा कि ये मिसाइल जो है ये रैमजेट प्रोपल्शन होती है, जिसके जरिए ये मिसाइल जो है वो फायर किया जाता है। और जो भी मिसाइल रैमजेट प्रोपल्शन से फायर होता है वो कभी भी एक्सीडेंटली फायर नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो एक्सीडेंटली, इसको आप फियास्को ये कह सकते हैं इस तरह करके कि इसके अंदर SOPs का ख्याल रखे बगैर ये किसी रोग एलिमेंट ने जो इंडियन आर्मी के अंदर मौजूद इंटेंशनली, मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये एक्सीडेंटली नहीं है, ये अनइंटेंशनली नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसके अंदर एक कैपेबिलिटी ये भी है कि अगर ये डायरेक्शन इसकी गलत हो जाए या किसी तरह से, ये अपने आप की इसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी भी है। अब ये पाकिस्तान के रडार ने इस मिसाइल को डिटेक्ट किया, इसको फॉलो किया, ये 40,000 जिस तरह कहा गया उसके रेंज हाइट पे फायर कर रहा था। तो आपने चीज ये जहन में रखनी है लोगों को कि ये जो भी चीज है इसके अंदर बीजेपी और RSS की इंटेंशन शामिल है, और किसी को प्लांट किया गया है पाकिस्तान को एक मैसेज देने के लिए, और इस मिसाइल को एक्सीडेंटली नहीं बल्कि इंटेंशनली टारगेट, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन की इसमें कैपेबिलिटी, तो इसको PF ने या किसी और ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये खुद, और इसको लॉन्च किया गया इंडिया से टारगेटली पाकिस्तान के बॉर्डर्स को क्रॉस करने के लिए।
अब आप एक सेकंड को ये सोचिए कि अगर यही चीज पाकिस्तान की तरफ से हो जाती तो इस वक्त दुनिया में क्या शोर मचा होता। अब मतलब एक लानत की बात यह है अजहर सदीक साहब कि बीबीसी ने जो फोटो लगाई है इस मिसाइल के फायर होने पे, जो इंडियन, जो बहुत रिस्की चीज है। आपको पता है कि इंडिया में पिछले दिनों यूरेनियम की चोरी होने की इत्तलात आई थी और यूरेनियम की चोरी में कुछ लोग पकड़े गए थे। उसके बाद को 19 लीक्स हैं इंडिया में, जो न्यूक्लियर लीक्स है, जो जिसकी बाकायदा IAEA उनके उनके वो प्रोमलगेशन के अंडर आती हैं। उसके बाद आपको याद है कि न्यूक्लियर, मुझे उस शहर का नाम भूल गया, जो न्यूक्लियर ताबकारी से इंडिया का एक शहर तबाह हुआ था, ये कोई 8-10 साल पहले की बात है। तो एक इंडिया के अंदर ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस खित्ते में इनस्टेबिलिटी और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसकी जरूरत, इसकी नोटिस लेने की जरूरत है दुनिया की पावर्स की, जो बहुत बड़ा बैंड बजाती हैं नॉन प्रोलिफरेशन का, जिसका लीडर अमेरिका है, जिसको बरतानिया और मगरबी ममालिक जो हैं वो लेके आगे चलते हैं। लेकिन उनका रिएक्शन जो आया है, मैंने आपका बीबीसी की जो तस्वीर है उसमें उन्होंने वाघा के ऊपर जो सेरेमनी होती है ना पाकिस्तान और इंडिया की, और जो मुक्के वो लगाई हुई है, और उसके मुक्के का रुख जो है इंडिया की तरफ किया गया, बजाय इसके कि उसके जो फिस्ट है उसका रुख आप पाकिस्तान की तरफ करते, इंडियन सोल्जर की तरफ से। तो अभी भी उसमें पाकिस्तान का इमेज जो है वो गलत पेश करने की कोशिश की गई है, बावजूद इसके कि मिसाइल जो है वो इंडिया से फायर हुआ है और पाकिस्तान की टेरिटरी में आके गिरा है, और पाकिस्तान की टेरिटरी में डीप मियां चिन्नू में गिरा है। वो कोई कैजुअलिटीज भी कर सकता था अगर उसके Yes. अंदर, अगर उसके अंदर डिवाइस नहीं था, अगर उसके अंदर कोई डेटोनेटिव मटेरियल नहीं भी था, तब भी वो जहां पे गिरता है जो उसका वेट और साइज होता है उससे वो कोई कैजुअलिटीज करता। अगर वो कैजुअलिटीज उससे हो जाती तो आप उसको क्या दहशतगर्दी की वारदात के नहीं है जिसमें आप इंटेंशनली टारगेट कर। जफर साहब, न्यूक्लियर आर्सेनल भी तो साथ कैरी कर सकता था, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी अगर खुदा ना खास्ता वो साथ होता तो। जी यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, कि यही तो मैं आपसे बजाते खुद ये खुद भी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता था और इसमें कैजुअल पाकिस्तान का नुकसान हो सकता था। तो क्या हम भी ये, क्या मतलब जवाब ये होना चाहिए कि क्या हम भी इस तरह का एक मिसाइल इंडिया के अंदर लॉन्च कर दें? असल में होना तो यही चाहिए ना, टिट फॉर टैट तो यही कहता है। नहीं ना, टिट टिट फॉर फॉर टैट तो यही कहता है टैट। कि आप भी एक मिसाइल फायर करें जो जाके दिल्ली में या अमृतसर में या जाके कहीं टकराए। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक अखलाकियात पे और एक हाई मोरालिटी पे बिलीव करता है, एंड वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से इंडियन के अंदर कोई कैजुअलिटीज की हो। लेकिन ये चीजें जो है इंडिया इस तरह बाहर नहीं कर, वहां एक दहशत गर्दाना नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जो इस दुनिया के लिए और इस खित्ते के लिए खतरा बना। ही इज अ बॉर्न टेररिस्ट, उसने दहशतगर्दी सीखी है, 8 साल की उम्र से वो दहशतगर्दी प्रीच करता रहा। तो ये जो RSS और हिंदुत्व के एलिमेंट है, ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं। आप उसके इंडियन आर्मी चीफ की, जो अब उनका पिछले दिनों जिसकी जो मरा है अपने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, जब वो इंडियन आर्मी चीफ था, या अभी जो इंडियन आर्मी, आप उनकी स्टेटमेंट सुनते रहते हैं, वो किस किस्म की लूज। आपने अमित शाह की स्टेटमेंट सुनी, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने राइटली न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी। तो ये जो एलिमेंट्स मौजूद है ये दुनिया के लिए खतरा है। और इंडिया डिफेंस प्रोग्राम, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इट इज ए कैटास्ट्रॉफी, इट इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। तो दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान को इस चीज को जो है इंटरनेशनल लेवल पे, और जो इंटरनेशनल सेमिनार्स हैं जो रिलेटेड होते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले जितने अदारे हैं वहां पे इस चीज को बड़ा वैसेफोरसली उठाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि आप ये कह के छोड़ दें कि ये एक्सीडेंटली फायर हो गया। अगर आप यूं देखें इसको, हम जरा इस चीज को इस तरफ लेके चले जाएं, इस इशू के ऊपर वेस्ट की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, अमेरिका की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, यूरोपियन यूनियन की तरफ से आवाज कोई नहीं आई। तो ये तो अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने जो मेल्सी के जलसे में कह के जो आवाज उठाई और खास तौर पर यूक्रेन रशिया के साथ और इस बेल्ट के साथ रखने का फैसला किया, फिर तो वो ठीक था ना। वरना तो आज इसी बात के ऊपर इंडिया के ऊपर इंक्वायरी बिठा देनी चाहिए थी इन्हें खुद, और यूएनओ को भी इस मामले को सीरियस लेना चाहिए था। नहीं, वो तो सीरियसली लेंगे ना, क्योंकि एक पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है ना, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, रशिया, बरतानिया, मुसैद, और
अपना अपना CIA, ये सारे पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी डैमेज करना चाहते हैं। और दे आर नॉट प्रो पाक, वो पाकिस्तान तो छोड़े, दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो उनके खिलाफ लड़के उनको तबाह बर्बाद करा, क्योंकि दुनिया में एक हिंदुत्व के साथ एक ज़ियोनिस्ट, एक यहूदियत का एजेंडा चल रहा है। वो यहूदियत का एजेंडा है जो अमेरिका लेके चलता है, वो यहूदियत का एजेंडा जो इजराइल लेके चलता है, वो यहूदियत का एजेंडा जो मैक्रोन लेके चलता है। तो जो यहूदियत की और हिंदुत्व की जो दहशतगर्दी आपस में मिल गई है, जो ज़ियोनिस्ट और हिंदुत्व के लोग आपस में मिल गए हैं, वो पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है वो उन्होंने हकीकत कही है। भाई ये तो दुनिया में लिखा हुआ है। हिलरी क्लिंटन ने बहुत अर्से पहले कहा था, अगर चले वो तो इमरान खान साहब ने जो कहा, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था? उसने कहा था पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द इरेटिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जब गलत है, जो बाइडन और बुश जैसे दहशतगर्द जिनके ऊपर वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि अब परसों टोनी ब्लेयर ने भी पिछले हफ्ते कहा, उसने एक्सेप्ट किया कि इराक पे हमला करना गलती थी। ट्रंप ने कहा कि इराक पे हमला करना गलती थी। दुनिया में सर्चिल कोर्ट इंक्वायरी हुई है, बरतानिया के अंदर बैठी है, जिन्होंने साबित किया है कि जी इराक के पास वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, फिर भी वो बुश द लेसर ने जाके वहां पे हमला किया। उससे पहले आपको याद है एक दफा अपना एक इंडियन एक अमेरिकन जहाज था जो अपना सी में था, उसने एक मिसाइल फायर किया जिससे ईरान का जहाज था, 290 लोग मर गए थे। उस वक्त बुश सीनियर जो था वो प्रेसिडेंट था, तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, और इस कैंपेन में जब उससे पूछा कि आप क्या कहेंगे, वो कहता है जी आई नेवर अपोलोजाइज फॉर अमेरिका। फिर आपने देखिए वो बुश द लेसर आया, उसने क्या किया, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। बाराक ओबामा ने क्या किया, पूरी दुनिया के ऊपर क्या, और अमन का नोबेल प्राइज ले लेते। तो इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, इन्हीं एविडेंसेस की बेसिस पे कहा कि जी आपने हमारे लिए क्या किया है। यानी अमेरिका इतना धोखेबाज है, अमेरिका इज सच ए हिपोक्रेट कंट्री कि उसने आपको जो कैरी लूगर बिल के पैसे थे, जहां प्रिंसिपली ये एग्री किया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर जो कुछ खर्च करेगा हम उसको वो रिवर्स वो वापस करेंगे, हम वो पे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के लिए जंग लड़ रहा है। क्या उन्होंने कैरी लूगर के बिल के पैसे आपको इतने? तो दे आर हिपोक्रेट, दे आर लायर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, दे आर चीट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हरकतुल इंसार और आर्टिकल 254 का बार-बार हम जिक्र करते हैं कि प्राइवेट मिलिशिया या आर्मी आप रख नहीं सकते। इलेक्शन एक्ट के अंदर भी ये तरामीम मौजूद है। ये स्टेट विद इन स्टेट, और क्या ऐसे गुंडों को और खास लोगों को ऐसी तरीक़ाकार को ना कुछ सपोर्ट करता है, जिस तरह वो वहाँ आए, और अगला प्लान भी उनका है कि वो तहरीक अदम एतमाद पे हम अगला सवाल करेंगे। वो नाकामी के बाद उन्होंने चढ़ाई करनी है और वो फैसला कर लिया है, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं, और तमाम सियासी जमातें उसको कंडेम नहीं कर रही। ये एक अच्छी रवायत नहीं है। वैसे तो हर सियासी जमात के अंदर टेररिस्ट विंग मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। आप इसको किस सिनेरियो में देखते हैं? अजहर साहब, आपने इमरान खान की स्टेटमेंट का बयान जिक्र किया, यूरोपियन यूनियन का जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने चाइना में अमेरिकन के बारे में एक इंटरव्यू दिया जब इंटरव्यू दिया उसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया। फिर एक उन्होंने वो अमेरिकन चैनल को पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यू दिया था, फरीद जिक्रिया को, और उन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बड़ी खुल के बता दी थी कि जी वो करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, दुनिया के साथ क्या। रशिया ने जो कुछ कहा, रशियन प्रेसिडेंट का आपने इंटरव्यू अगर सुना, उसने कहा तुमने जाके इराक में लोगों को मारा, उसमें तुम्हें ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद नहीं आई? सीरिया में मारा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद नहीं आई? अब अगर यूक्रेन में कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया चीख रही है, पूरा वेस्टर्न मीडिया चला रहा है कि जी यूक्रेन के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है। चले, वॉर ठीक चीज नहीं होती, लेकिन ये अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी को इंडिकेट करता है, क्योंकि अमेरिका ने जानबूझ के रूस को वॉर में धकेला है, और इमरान खान साहब ने इसी चीज को कहा, उनका यूक्रेन का पीसफुल मैन। अब ये चीजें, डू यू थिंक ये जो CIA, मोसाद और रॉ, जिनको लेके अमेरिका और इंडिया चलता है, जिनके जरिए दुनिया में गड़बड़ फैलाता है, जैसे सीरिया में फैलाई, अपना इराक में फैलाई, उससे पहले सूडान में फैलाई, जहाँ पे आपने मलेशिया रखी, नॉन स्टेट एक्टर्स रखे, जहाँ आपने CIA ने वो ये जो ISIS को ट्रेन किया, जॉर्डन में 5,000 लोग ट्रेन किए, अबू बकर बगदादी को रिक्रूट किया, उनको फंड किया, D3, और शाम के अंदर जो फोर्सेस भेजी, कांग्रेस ने उसके लिए 100 मिलियन कितना बजट बजाते खुद सैंक्शन किया। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये चीजें जो हैं ये किस तरह हुई हैं, हुकूमतें किस तरह टॉपल हुई हैं। अब यही चीज वो पाकिस्तान के अंदर
इमरान खान की, मैं ये नहीं कहता कि तहरीक अदम एतमाद लाना एक जमहूरी तरीक़ाकार है, उसको हम एक साइड पे रखते हैं, आप उस जमहूरी तरीक़ाकार को लेके चले, लेकिन उस जमहूरी तरीक़ाकार के अंदर जब आप इंतशार फैलाएंगे और इंतशार उसमें जैसे आपने कहा प्राइवेट मलेशिया को लाके फैलाएंगे, और वो प्राइवेट मलेशिया जो इलेक्शन जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न, तो ये जो आपका फजलू है, ये जो आपका आलम सू है, ये सबसे बड़ी बात किस चीज की करता है? मुख्तलिफ मौके पे आपने इसको सुना होगा, ये किस चीज को कोड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को कोड करता है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फलाना में ये लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फलाना में, ये बहुत एक्सपर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये एक्सपर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो या तो यह झूठ बोलता है, या ये फ्रॉड करता है, या ये अपनी वो जो है ना अपनी ही मतलब इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कोड कर रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद को कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और वहां पे आप प्राइवेट मलेशिया लेके आ रहे हैं, किस लिए? अगर आपको ये खतरा है कि आपके लोग जो अगवा हो जाएंगे, तो आप पहले इंडिकेट करें ना। आपको पता है, आप कॉस्टरी जाके पुलिस को भी बता सकते हैं कि जी हमारे फलाने फलाने, और किस तरह हो सकता है कि यहाँ पे लोग अगवा हो जाएं, अगले दिन आपका मीडिया इतना स्ट्रांग है वो तमाम चीजों को खोल के रख देगा। तो ये जो एशियन प्रेस में आर्टिकल छपा है, जिसको आपने भी उसको पढ़ा होगा, उसमें तो उसने कैटेगोरिकली कह दिया है कि CIA, मुसैद रॉ और दो जो वेस्ट MI6 और ये वही चीजें इमरान खान को अब पर जो आपको याद है PNA की मूवमेंट, आपको याद है भुट्टो के खिलाफ जो मूवमेंट चली? एक मिनट रुकिएगा, आपने ये बहुत रेलेवेंट सवाल किया, तो मैं सवाल जरा दोबारा पोस्ट करने लगा हूं कि खास तौर पर इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया लिया, फिर रशिया और यूक्रेन के हवाले से जब चेहरा दिखाया, कश्मीर के हवाले से, और इंडिया में जो एट्रोसिटी सारी ये सारा कुछ कर रहा है, तो फिर तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर ये डिस्टेबिलिटी की और तहरीक अदम एतमाद तो फिर उन्हीं लोगों ने, यानी इसका मतलब है वो एजेंडा तो वो लेकर चल रहे हैं। सर ये 15 से 20 से 40 से 50 करोड़ रुपए कौन पे कर रहा है? ये जो $325 मिलियन के बजट की बात हो रही है, वो कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो धुआं तो उठता है। तो कोई चीज सामने होती है बैकग्राउंड में, तो प्रेस में आती है, उसमें आती है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं हो सकती जब मुख्तलिफ चीजों से कंफर्म हो रही हो। और जब दुनिया में जो एशियन प्रेस में जो आर्टिकल छपा है, उसमें उन साहब का नाम भी कोट है, ये नहीं है कि वो कोई अनकोटेड आर्टिकल है, उसमें उसने क्या कहा, तो ये पैसे कौन दे रहा है? अब मैं आपको जिस तरफ लेके जा रहा था, आपको भी बड़ी चीज याद होगा, PNA की मूवमेंट याद है आपको, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ, उसके अंदर किसका पैसा था? उस वक्त क्या बातें हुई थी? सबको पता है, एवरीबॉडी नोज कि वो सारा इन्हीं लोगों का पैसा था। अमेरिकन ने वो CIA ने वो करवाई थी। तो वो, और उसके बाद क्या हुआ, भुट्टो साहब को फांसी लगा, क्योंकि भुट्टो ने हेनरी किसिंजर को क्या कहा था, उन्होंने अमेरिकन ने कहा था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रोल बैक करो। उसने कहा जी, उनकी बड़ा तारीखी स्टेटमेंट थी कि आई विल नॉट लाइक टू बी ड्रैग्ड बाय माय ओन पीपल ऑन टू द स्ट्रीट्स, तो मैं तो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं करूंगा। आई विल ईट ग्रास बट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब उन्होंने अमेरिकन को ये डिफाई करके वो फांसी के फंदे पे पहुंच गए, उनकी फांसी किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं थी, इट वाज अ जुडिशियल मर्डर, लेकिन वो हो गया ना। यहीं रुकिएगा, आपने एक तारीख का ऐसा वर्क उठाया है, हम इल्जाम लगाते रहे हैं भुट्टो साहब पर गद्दारी के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर वो ये थे तो फिर तो वो मोस्ट सूटेबल आदमी थे, CIA उठाकर निकाल के, अभी आपके तारीखी मिसाल मौजूद है, नवाज शरीफ देखे ना, यानी ये अगर आप अंदाजा लगाए ये मुल्क दुश्मन था, तो आप इसको उठाकर ले गए और इसको पाला पोसा वहां पर। अगर ये मुहिब वतन था, यानी अगर मुहिब वतन होता तो फिर तो जरूरत नहीं था, फिर तो उसको लेके चले गए, लेके आते रहे, अभी भी उठाकर लंदन में बिठाया हुआ है उसकी तर्ज पे, अपना अल्ताफ हुसैन की तर्ज पे, और दूसरी तरफ अहमद वकास गुराया जिसका केस कोई नहीं था और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बात करता है, उसमें जो बंदा भी था मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, और उसको उम्र कैद की सजा दे दी है। तो यहाँ पर तो जो अपना ड्यूल फेसेस वो तो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही तो आपसे, हिपोक्रेट्स है, लॉयर्स है, चीटर्स है, दुनिया की सियासत चीटिंग पे बसी है। और ये अब पाकिस्तान के अंदर इस चीज को जो चीज भी फैल रही है, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज की सेल्फ जनरेटेड नहीं है। मैं फिर अर्ज करूंगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज की सेल्फ जनरेटेड नहीं है, इसके पीछे पैसा लगा हुआ है, इसके पीछे पैसा लगा है इमरान खान को
देखिए फिर मैं अब दोबारा अर्ज करूंगा, लोग ये बाय कर लेते हैं कि शायद तहरीक एतमाद आ गई तो हम इल्जाम लगाई जा रहे हैं कि फलाना आ गया फलाना। तहरीक एतमाद का अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर किसी भी किस्म का शर फैलाना, किसी भी किस्म का इंतशार फैलाना, जैसे ये पार्लियामेंट लॉजिक में हुआ, और इसके बाद एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स देना जो कि अभी आ रही हैं, और ऐसे मौके पे जब दुनिया बड़े इम्पोर्टेंट, इसका मतलब कि आप ये नहीं समझते कि इसके पीछे वो एजेंसीज इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहती है। क्यों फायर हुआ ये क्रूज मिसाइल? ये एक्सीडेंटली फायर नहीं हुआ, इसको इंटेंशनली फायर किया गया है एक मैसेज देने के लिए कि जी हम आपकी सपोर्ट में हैं, हम आप ये कर देंगे वो। इससे पहले बहुत सारी चीजें जो मौजूद है, जब नवाज शरीफ जब पावर में था तो नवाज शरीफ गया था मोदी की सेरेमनी में हिस्सा लेने, तो वहां क्या उसे कहा नहीं गया था कि हम बॉर्डर के ऊपर अटैक करेंगे, आप चुप रहिएगा? और जब तक नवाज शरीफ पावर में रहा बॉर्डर की तबाही फेर के रख दी उन्होंने। कितनी कैजुअलिटीज हुई है, मुझे पाकिस्तान में कोई मुस्लिम लीग का वर्कर खड़ा होकर बताए कि जब वो लोग मर रहे थे बॉर्डर के ऊपर, जब शहीद हो रहे थे, जब जवान शहीद हो रहे थे, बच्चे शहीद हो रहे थे, आप ईद नहीं मना सकते थे, बकरीद नहीं मना सकते, इंडियन इतनी वेलोसिटी इतनी वॉल्यूम से फायर कर रहे थे। नवाज शरीफ ने एक दफा भी विजिट किया वो बॉर्डर एरियाज को किसी के साथ कंट्रोल करने के लिए? इसलिए नहीं विजिट किया कि अगर वो विजिट करता तो नरेंद्र मोदी नाराज हो जाता। तो ही इज प्लेइंग द लाइंस ऑफ नरेंद्र मोदी। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोई अकल करनी चाहिए, जो जाके उससे मिल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि यार इस मुल्क के खिलाफ तो ना करो, अपना पॉलिटिकल एजेंडा हासिल करो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। दे आर ये पॉलिटिकल एजेंडा हासिल करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, और फिर कहते हैं कि जमहूरियत है। क्या जमहूरियत ये सिखाती है आपको कि आपकी मुल्क की सरहदों को आप वीक करें? क्या इसी जमहूरियत में का नाम है? गफ्फर साहब, आमों की पेटियां, साड़ियां, गाड़ियां, शादियों में शिरकत, और वो जो रॉ के एजेंट है वो मिटाल की शक्ल में हो, सज्जन जिंदाल की शक्ल में हो, वीजे के बगैर आना। मैं तो किसी को हैरान होता हूँ हमारी कौम। और फिर अपना सिरिल अलमेडा का वाकया, और अपना खास तौर पर इंडिया के अंदर बम्बई अटैक में पाकिस्तान पे इल्जाम लगाकर इस इंसान ने तो ये डूमरने का मकाम है। पता नहीं किस शक्ल से ये अब ये शो करते हैं। ये जो एजेंडा है ना इंटरनेशनल, तो बुरी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हुए हैं। अच्छा यही साथ एक ऐड कर लीजिएगा, चाहे प्रोग्राम हमारा लंबा हो गया, अब खत्म करते हैं। आप तहरीके अदम एतमाद को मेरी जाती राय के मुताबिक मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में बता चुका हूँ 19 मार्च तक डिफ्यूज हो जाएगी। इनके अपने अंदर के बंदे अपना सारा सबूत आ चुके हुए हैं। आप क्या समझ रहे हैं ये एक तो मोरालिटी के हवाले से कि ये पैसे जो वही लोग जो ये सो कॉल्ड लिबरल और चंद सहाफी अहमद मीर, तलत हुसैन, नजम सेठी रोजाना चिड़ियां उड़ाते हैं, वो किस मुंह से बात करते हैं कि जनाब अपना फौज को इंटरफियरेंस करना चाहिए, यहाँ आके इमरान को गिरा देना चाहिए। फिर वो साथ कहते हैं ये सिर्फ इसी हद तक नहीं रुकते हैं, बल्कि वो तो बड़ा और सपोर्ट कर रहे हैं कि पैसे से जिस तरह मर्जी वोट खरीद लो, और जमीन के सौदे। क्या यानी क्या कहेंगे, ड्यूल फैसिद कहेंगे, या बेईमानी की हद, या पाकिस्तान दुश्मनी में ये सारा कुछ कर रहे हैं? सर वो मुंह से बात ही नहीं करते, वो डॉलर से बात करते हैं, वो पौंड से बात करते हैं। हामिद मीर जो बांग्लादेश के टका से बात करता है। दे डोंट स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। अगर अभी भी आज भी हम इन बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, सहाफत एक बहुत मुकद्दस पेशा है। सहाफत में सच बोलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप बात कर रहे हैं तो आप किसी चीज को उसको किसी एविडेंस पे बेस कर रहे हैं। मैं अगर किसी बाहर के मुल्क में जाके पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ या पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बात करूं, आप बताएं ना, अभी जावेद जब्बार साहब ने एक फिल्म बनाई है दी अनटोल्ड स्टोरी ईस्ट पाकिस्तान के बारे में। एक शर्मिला बोस ने किताब लिखी है अनटोल्ड स्टोरी, जहां उसने ये बताया है कि किस तरह वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग गए थे उनको मुक्ति बानी ने किस बेदर्दी से, मुजीब के लोगों ने, मुक्ति बानी ने, इंडियन एजेंट्स ने मारा। क्या हामिद बीर ने आज तक बांग्लादेश में जाके इस चीज को उठाया? तो यहां से आप उसका कैरेक्टर समझ लीजिए। तो ये लोग तो दे आर, ये जो कुछ कर रहे हैं ये अर्निंग के लिए कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे करता है वो शख्स अपनी जबान नहीं बोलता, ही इज पेड फ्रॉम समवेयर, तब वो बोलता है। तो वो तो पाकिस्तान को, ये तो हमें समझना है ना, अवाम को समझना है। क्या हम इतने बेवकूफ, मुझे हैरत इस बात पे होती है कि क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि एनी टॉम डिक एंड हैरी
कोई भी इडियोटिक किस्म का आदमी हमको रूल कर सकता है, कोई भी एंटी स्टेट आदमी हमारे ऊपर चढ़ाई कर सकता है। नवाज शरीफ जैसा आदमी पाकिस्तान, अब मरियम नवाज ने खुद नहीं कहा था कि सज्जन जंदाल से हमारी दोस्ती है, खानदानी दोस्ती है, कितने लोगों ने ये कहा। तो क्या हम इतने वो हो गए हैं कि जी हमारे ऊपर कोई ब्लैकमेलर हो, कोई टिकट ब्लैकमेलर हो, कोई जो वो आके रूल, इसलिए कि उसके पास पैसा है, इसलिए कि उसने करप्शन से पाकिस्तान के टैक्स पेयर का, पाकिस्तान के लोग ये नहीं सोचते कि उनके टैक्स पेयर का पैसा किस बुरी तरीके से लोगों ने खा के महलात बनाए। तो ये तो बहुत सारा रिएक्शन अवाम पे भी डिपेंड करता है ना, अवाम को भी अपने आंखें खोलनी पड़ेंगी और पार्टीज में रहने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जो आपके हेड हैं वो दे आर नॉट डेमी गॉड्स। वो अगर कोई गलत बात करते हैं तो आपको उनको गर्दन से पकड़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप बिलावल के पीछे खड़े हो जाए और कहेंगे जी उसकी हर बात को कि अब तालियां मारना शुरू करें। अगर वो कोई गलत बात करते हैं तो उसको चेक करना भी उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी के अंदर रह रहे हैं। इस तरह मुस्लिम नून में बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर इमरान नवाज शरीफ ये एंटी स्टेट एजेंडा लेके चल रहा है तो उसको भी चेक करना भी उन लीडर्स की जिम्मेदारी है। अदरवाइज तो वो आपके ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं और हम बेवकूफों की तरह उनकी शक्ल देखते रहते हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि तहरीके अदम एतमाद तो पैक हो चुकी है, इसके बाद आप समझते हैं कि इन्हें कुछ शर्म आ जाएगी, कौम से माफी मांगेंगे, या आप देख रहे हैं कि शायद तहरीके अदम एतमाद से कुछ रिजल्ट मिल जाए? शर्म तो निकाल देना, शर्म तो इनके नजदीक से नहीं गुजरी। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, यानी ये फजल रहमान ने जब इस्लामाबाद ने वो लोगों को लेके आया तो उसमें क्या, आपको याद है क्या कहा था? खत्म रसूल अब नबूवत, जब ये इन चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्लाम को भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप फिर बताइए कि शर्म किस बात की? ये तो हमें सोचना चाहिए ना, ये तो हमें कि कौन आलिम है कौन आलिम नहीं है। ये जो पॉलिटिकल और रिलीजियस किस्म के लोग हैं ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये पॉलिटिशियन जो हैं जो जिनमें से जो गलत लोग हैं, अब शाहिद खाकान अब्बासी भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना पाकिस्तान के, कोई उनके खिलाफ बात नहीं करता कि जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के शिप के दौरान कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या मिस यूज ऑफ मनी किए। आपका पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जो बंदा है उसको जो ठीक है वो ठीक, लेकिन जो गलत काम जिसने भी किया उसको पॉइंट आउट करना, उसके गिरेबान को पकड़ना, ये अवाम का काम होता है। और अगर अवाम ये नहीं करेंगे तो हम इसी किस्म के थर्ड्स और इसी किस्म के जो अपना करप्ट लोग हैं जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पासा खा चुके हैं, वो हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अगर अवाम बेवकूफ़, बड़े अफसोस की बात है इस वक्त, अवाम को जागना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को जागना चाहिए, सोच रखने वाले लोगों को जागना चाहिए। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे उनको हमें जैसे आप कोशिश कर रहे हैं उनको हमें अनर्थ करना और उनको हमें अवाम के साथ कटहरे में लाना, वो इसी तरीके कार से हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। एक तो बात क्लियर कर दी आपने कि तहरीके अदम एतमाद नाकाम होनी है और बड़ी बुरी तरह से, लेकिन शर्म फिर नहीं इनको आनी। आज हमने नाज़रीन आपके साथ इंटरनेशनली स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पर जैसे बताया है, पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर ये स्टेट विद इन स्टेट के मामलात और तहरीके अदम एतमाद में तफ़सीली गुफ्तगू की है। एक और इशू पे गुफ्तगू कर रही हैं जो कि आज अभी ब्रिगेडियर गजनफर साहब क्वेटा के अंदर मौजूद है और बलूचिस्तान के अंदर कि क्या हालात हैं और किस तरह पाकिस्तान को तकसीम करने में और तबाही में और ये लोग कसूरवार हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।